सो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं पे 2022 का जो पेपर है और ये क्लास 12th वालों का है, ठीक है। 2022 का जो पेपर है इसको मैं पे सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको पूरा यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं और इसको आप जरूर से पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो कि देखने को मिलेंगे और यही वाला पेपर भी वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे पिछली बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरा जो इंग्लिश का पेपर था, मैंने इसके पिछले ईयर के पेपर को पढ़ के गया था, तो उसमें क्या हुआ कि जितने भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्न एकदम उसमें इंग्लिश के मिल रहे थे और उसमें बस क्या हुआ कि बस थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन था जो थोड़ा इधर उधर था, लेकिन सारे की सारी चीजें एकदम वही था जो हमने पढ़ के गया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो 2022 का पेपर है, ठीक है, इसको आप पढ़ करके जाइए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको आज हम यहाँ पे पूरे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एक एक चीजों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2022 के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके सारी चीजों को क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे आपका आएगा खंड क में, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, साहित्य सहचर के लेखक है, तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है, साहित्य सहचर के लेखक है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है भाई। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, तो हमारा हिंदी प्रदीप जो है वो हमारा बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, ओके। उसके बाद से जो नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो कौन सा है भाई, तो हमें परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद से जो नेक्स्ट है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो यहाँ पे द्विवेदी युग के। तो भाई आप लोगों के पास केवल और केवल यहाँ पे 1-2 दिन और बचा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, आप अपने पढ़ाई में एकदम लग जाइए और बढ़िया तरीके से अपने पढ़ाई को पूरा कीजिए, तो ही आपका बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क आपका आ पाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ जितने भी चीज़ें बता रहा हूँ सारी चीज़ों को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए, उसके बाद से जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की कृति है, तो कौन सा है भाई, तो जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सा है, ध्रुव स्वामिनी है। उसके बाद से अगला है हमारे यहाँ पे छायावाद की विशेषता क्या है, तो छायावाद की विशेषता क्या है भाई, तो उसमें सौंदर्य और प्रेम की बात की गई है, ठीक है, छायावाद में। तो यहाँ पे सौंदर्य और प्रेम, ठीक है। यहाँ पे कभी भी छायावाद की मतलब कौन कौन है, तो प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, ठीक है। मतलब कि ये शॉर्ट ट्रिक है। प्रसाद मतलब कि जयशंकर प्रसाद, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और पंत मतलब सुमित्रानंद पंत, ठीक है, और यहाँ पे मायादेवी वर्मा, ठीक है। तो ये लोग छायावाद के ही हैं, इसमें कभी पूछ देता है, ओके। तो आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है, तो कौन सा है भाई, तो विनय पत्रिका जो है हमारा भक्ति काल का ग्रंथ है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पे हमारे अज्ञेय जी जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कि अनामिका के रचनाकार हैं, ठीक है। तो अनामिका के रचनाकार कौन है, तो निराला जी, मतलब कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, तो रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, तो श्रृंगार काल, ठीक है। श्रृंगार काल आप मार दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे पैसेज को देख लेते हैं। तो जो इसमें हमारे गद्यांश दिए गए, देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए गद्यांश आपका यहाँ पे दिया गया है और देखिए मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखना है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जोर से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो आपको पता रहेगा तो आप जाकर के आसानी से लिख पाएंगे। देखिए चलिए यहाँ पे हमारा दिया गया एक पैसेज, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया गया है राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्र का स्वरूप है और यहाँ पे अशोक के फूल है, इस अगर 2 चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं बड़े तरीके से और तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए आप इसमें पकड़ेंगे कैसे कि हमारे किस लेसन का है। तो देखिए हमारे राष्ट्र आया हुआ है, तो राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से है, ठीक है। मतलब इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो देखिए तो राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है इसमें दिया गया है। पहले देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए बस आपको लिखना है संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र का विकास वृद्धि संभव है, ठीक है। मतलब देख लीजिएगा कि संभव जो हमारा वृद्धि संभव हमको दिया गया है ये इसमें कहाँ पे है, तो वृद्धि संभव हमारे यहाँ पे इसके मतलब कि ऊपर से थोड़ा सा हमारा होगा, तो राष्ट्र की संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र का विकास संभव है, ठीक है, मतलब वृद्धि संभव है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। बस इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए संस्कृति जन का मस्तिष्क किस प्रकार है, ठीक है। तो अब इसमें आप देख लीजिएगा मस्तिष्क इसमें कहाँ दिया गया है, तो मस्तिष्क हमारे यहाँ पे तो देखिए तो बिना संस्कृति के जन की कल्पना जो है कबंध मात्र है, ठीक है। तो यहाँ पे संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। तो अब इस प्रकार से आप बस को लिख दीजिएगा, आपका यहाँ पे काम हो गया। उसके बाद से देखिए जन की संस्कृति से क्या समझते हैं, तो जन की संस्कृति से क्या समझते हैं, तो यहाँ पे जो जन की संस्कृति जो है इससे आप क्या समझते हैं, देखिए राष्ट्र के समग्र रूप से में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, मतलब क्या स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा इस प्रकार से। उसके बाद विकास और अभ्युदय क्या अर्थ है, तो विकास मतलब क्या होता है, विकास मतलब होता है किसी भी चीज़ का उत्थान होना, ठीक है। और अभ्युदय का मतलब क्या होता है, उत्थान होना या फिर उन्नति होना, ठीक है। यही दोनों का मतलब होता है, इसमें और कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन उत्थान इसमें देखिए विकास का मतलब उन्नति, अभ्युदय का मतलब उत्थान, ठीक है।
बस इतना ही आप हो जाएगा। इसका बस मतलब कि एक एक चीज़ों को बस लिखना है, इसमें आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो कि दो दो नंबर का सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये बढ़िया तरीके से लिखना है। ओके, देखिए जितना मतलब पूछा जाए बस केवल उतना ही आपको लिखना है। और यहाँ पे पाँचवें हमारे दिए गए गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, हमारा राष्ट्रीय स्वरूप नामक चैप्टर से है। ठीक है, और इसके जो लेखक है वो कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, बस केवल इतना ही आपको लिख देना है, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से अगला है हमारा यहाँ पे कि देखिए उसी में हमारा अथवा करके दिया है। यहाँ पे भाषा और आधुनिकता से दिया गया, कैसे हम पकड़ा हूँ इसको। देखिए यहाँ पे भाषा हमारा आ गया है, इसका मतलब भाषा और आधुनिकता से हमारे चैप्टर से है। ठीक है, बस इतना आपको देख लेना है। उसका से उस तरह से इसको भी आपको एक एक लाइन में बस सॉल्व करना है, जो पूछा गया है बस केवल उसको मेन एकदम लिखना है। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे दिए गए पद्यांश पर आधारित यहाँ पे प्रश्न के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे 5 × 2 यहाँ पे 10 नंबर का ये भी पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है एक जो कि तपस्वी क्यों इतने क्लांत, जो हमारे किस चैप्टर से है, तो हमारे श्रद्धा मनु से है। ठीक है, श्रद्धा मनु से। अब इसमें प्रश्न देखिए कैसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न हमारे यहाँ पे तपस्वी संबोधित किसके लिए किया गया है। ठीक है, मतलब जो तपस्वी है किसके लिए संबोधित किया गया है। तो देखिए तपस्वी किसके लिए, देखिए जो श्रद्धा होती है क्या करती है कि जो मनु है वो मतलब नदी के किनारे पे बैठी होती है। ठीक है, तो जो कि श्रद्धा वहाँ पे आती है और यहाँ पे पूछती है, तो जो तपस्वी है किसके लिए संबोधित किया गया है, तो ये जो कि मनु के लिए, मतलब मनु जो कि बैठी है, श्रद्धा यहाँ पे आती है। ठीक है, और इसमें जो कि उसको मतलब कि दुखी उसको बैठी हुई देखती है। ठीक है, तो बस यही आपको करना है। तो यहाँ पे तपस्वी का मतलब है मनु। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आ शब्द किस भाव को व्यक्त करता है। तो आ मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमारा पूछा गया मतलब कि अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप बढ़िया तरीके से इसको लिख लेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा आ जो शब्द है, तो देखिए आप इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यहाँ पे तपस्वी क्यों इतने क्लांत, क्लांत मतलब क्या होता है, दुखी। ठीक है, वेदना, वेदना मतलब ये दुख होता है। ठीक है, वेदना का यह कैसा वेग, वेदना मतलब क्या होता है, दुख होता है, इसका एक कैसा वेग। तुम कितने अधिक हो आताश, मतलब कितने तुम दुखी हो, मतलब कि किसके लिए। तो जो आ शब्द है यह मनु जो है वो दुखी क्लांत बैठा हुआ है, उसी के लिए यहाँ पे आ शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अगला है हमारे यहाँ पे दुख को रात्रि और सुख को नवल प्रभात क्यों कहा गया है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पे दिए गए दुख की पिछली रजनी बीच यहाँ पे विकसता सुख का नवल प्रभात, मतलब तो यहाँ पर दिया गया कि दुख की पिछली रजनी बीच, मतलब कि दुख की जो पिछली रजनी है मतलब रात है, उसके बीच में ही विकसता सुख का नवल प्रभात, मतलब कि एक नया सवेरा जो कि होता है। ठीक है, तो मतलब उसके मतलब रात्रि के मध्य में ही यहाँ पे एक नया सवेरा होता है, वही हमारे दिए गए दुख की रात्रि और सुख का नवल प्रभात, इसे क्यों कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, इसको आप थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आप आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एक पर्दा यह झीना नील, तो अभी इसका मतलब क्या है कि इसका भाव आपको बस स्पष्ट करना है इसमें। तो एक पर्दा यह झीना नील, एक पर्दा कहाँ है, तो देखिए एक पर्दा है या झीना नील, तो देखिए जो एक पर्दा है यहाँ पे झीना, झीना मतलब क्या होता है कि मतलब झलकने वाला, मतलब थोड़ा सा उसके आर पार दिखाई दे। ठीक है, नील, नील मतलब क्या होता है, नीला, तो मतलब एक जो कि पर्दा है नीले कलर का। ठीक है, झीना नील यहाँ पे छिपाए है उसमें सुखगात, मतलब कि उसके पीछे ही क्या कहता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि दुख की पिछली रजनी, मतलब कि उसके बीच में ही यहाँ पे एक जो कि सुखगात छिपा हुआ है। ठीक है, मतलब कि उस पर्दे के पीछे जो झीना हमारा नीला पर्दा है, ठीक है, उसके पीछे ही हमारा सुखगात छुपा हुआ है, मतलब कि ये जो नवल प्रभात है उसके पीछे ही हमारे यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, उसके मध्य में। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख लीजिए, पाठ का शीर्षक कवि का नाम लिखना है। तो शीर्षक कौन है भाई, तो ये हमारा जो कि श्रद्धा मनु से लिया गया है, और जो कवि है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कैसे आप गद्य पद्य लिखना है, अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए जाकर के, अथवा करके यहाँ पे उसी प्रकार दिए गए सावधान मनुष्य, हमारा किस चैप्टर से लिया गया, तो सावधान मनुष्य से लिया गया अभिनव मनुष्य। ठीक है, जो कि इससे लिया गया। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हमारा दिया गया एक बार, और यहाँ पे उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको इसको बताया वैसे आपको इसको भी यहाँ पे लिखना है, बस केवल थोड़ा थोड़ा एकदम है, बस वैसे आपको लिख देना है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। ओके, और उसको सॉल्व आप जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत ही ईजी है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे अगला है हमारे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए यहाँ पे उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से। देखिए 3 नंबर आप साहित्यिक परिचय पे, मतलब वही जीवन परिचय पे, और यहाँ पे 2 नंबर उस पर रचनाओं पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल और ये दोनों का पढ़ लेंगे तो आपको दोनों में से कोई एक तो आ ही जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे एक कवि का साहित्यिक परिचय है जो कि कवियों में आपको देना है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, और मैं आपको बताया था कि जयशंकर प्रसाद सुमित्रानंद पंत, अगर इन दोनों लोग आप पढ़ लेते हैं तो आपका कवि में जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो कि बहादुर जो कि यहाँ पे कहानी का सारांश, या फिर आपको यहाँ पे पंचलाइट जो दिया गया है, ये आपको ये लिखना है। ठीक है,
तो देखिए जो पंचलाइट कहानी का सारांश है, ठीक है, इसमें नायक आपको चरित्र चित्रण करना है। तो जो पंचलाइट है तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, आप उसको जोर से पढ़ लीजिएगा। पंचलाइट को मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है, पंचलाइट आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, अगर आप कहानी की तरह सुनना चाहते हैं तो कहानी भी मैंने आपको बताया है इसका, ठीक है। तो मैंने आपको पंचलाइट को जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको लिख करके बताया है कि कैसे कैसे आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार जरूर से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें 5 नंबर काम हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे स्वपठित खंडकाव्य आपको लिखना है। तो देखिए जो खंडकाव्य है आपको अपने जिले का लिखना है, ठीक है। तो अपने जिले का यहाँ पे लिख दीजिएगा, मऊ जिले का क्या कौन सा है हमारा। तो देखिए मऊ जिले का हमारा है श्रवण कुमार का चरित्र, ठीक है। तो श्रवण कुमार का जो चरित्र है मैंने आपको बताया है। देखिए यहाँ पे नायक का चरित्र यहाँ पे पूछे गए, तो नायक का भाई 100% आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया तरीके से एकदम पढ़ लीजिएगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसको बहुत सारे लोगों ने देखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। श्रवण कुमार में आपको कैसे कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बताया है, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। उसके बाद से देखिए खंड ख में हमारे यहाँ दिए गए, यहाँ पे आपको संस्कृत से दिया गया। तो संस्कृत में आपको मैंने 2 लेसन बताया था कि संस्कृत भाषा है महत्व, और एक है हमारा यहाँ पे जो कि जातक कथा, ठीक है। तो दोनों से आप पढ़ लीजिएगा, दोनों से देखिए आया हुआ है, ठीक है। तो इसको चलिए हम एक यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे इससे तो आपको कन्फर्म है कि आपको एक आएगा, ठीक है। मैंने आपको इसको जो कि इसका हिंदी अनुवाद भी मैं आपको करके बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन एक बार और आप इसे इसको मतलब कहानी की तरह सुन लीजिए। अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजकुर्वन, मतलब कि इसमें अतीत काल मतलब कि यहाँ पे बीते हुए समय में प्रथम कल्प में, ठीक है, बीते हुए प्रथम कल्प में चतुष्पदा मतलब 4 पैरों वाले सिंह को राजा बनाएगा। और यहाँ पे मत्स्य आनंद मतलब कि मछलियों ने आनंद मछली को, और यहाँ पे हंसों ने स्वर्ण हंस को, और यहाँ पे सुवर्ण राजहंसम दुहिता जो कि अति रूपवती आसित। और जो सुवर्ण हंस मतलब जो हंस है उनकी जो पोतिका दुहिता थी, मतलब कि उसकी पुत्री थी वो हंस पोतिका, वो बहुत ही अति रूपवती आसित, मतलब कि बहुत ही अधिक खूबसूरत, ठीक है। तो यहाँ पे सतस्य वरदा मतलब उसे वर दिया गया, मतलब जो हंस था, जो ये स्वर्ण हंस है, वो उसको वर दिए कि आप मतलब अपने मन से ही अपने जो स्वामी का चयन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से बस यही कहानी है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। देखिए मतलब मैंने इसको बताया है, अगर आपको नहीं है तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस आप इसको कहानी की तरह यहाँ पे पढ़ लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया, ओके। उसका यहाँ पे आपको उस प्रकार से लिख देना है। इसमें आपको देखिए यहाँ पे आपको संस्कृत गद्यांश का संदर्भ और उसका अनुवाद केवल करना है और कुछ भी नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पे जातक कथा से लिया गया, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कैसे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है, आप उसको जोर से देख लीजिएगा, ओके। उसका से यहाँ पे न चौरहरम न राजहरम, यहाँ पे आप देखिए ससंदर्भ आपको श्लोक यहाँ पे दिएगा, ठीक है। अब इसको श्लोक को लिखना होगा, ससंदर्भ सहित व्याख्या आपको करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे किससे लिया गया, तो यहाँ सुभाषित रत्नानी से, जो मैंने आपको कहा था कि आप केवल यहाँ पे सुभाषित रत्नानी वाले चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो आपका उससे एकदम क्लियर हो जाएगा, 100% आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। और देखिए यहाँ पे पूछा भी गया 2022 में, ठीक है। तो ये 100% आपको एक जो कि 2023 में भी पूछेगा। तो देखिए आप इसको लास्ट ईयर से शुरू करिएगा। यहाँ पे विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधान, मतलब जो विद्या का धन होता है सभी धनों में क्या होता है, प्रधान होता है। यहाँ पे न चौरहार्य मतलब इसे न तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है और न ही राजा के द्वारा इसे छीना जा सकता है। यहाँ पे न तो इसे भाई के द्वारा अलग किया जा सकता है और न ही इसमें कोई भार है, ठीक है। व्यय कृत्य वर्धते नित्यम, मतलब कि इसके जितना व्यय करते हैं उतना ही है जो कि बढ़ता रहता है, ठीक है। बस केवल आपको इतना ही लिखना है, उसके संदर्भ आपको लिख देना है सुभाषित रत्नानी वाला चैप्टर से, ठीक है। चलिए, और ये हमारा जयंती थे महाभागा जन सेवा परायणा, तो ये हमारा जो कि महामना मालवी में का है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। आप दोनों में इसको एक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका जो कि मैंने इसको पढ़ाया है, ठीक है, ये दोनों को मैंने बताया है, इसका अनुवाद आप इसको अगर देख लीजिएगा तो आपको डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस इसको आपको लिखना है, ओके। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे लोकोक्तियाँ और यहाँ पे मुहावरों को, ठीक है। तो देखिए लोकोक्तियों में हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे होश उड़ जाना मतलब कि अत्याधिक घबरा जाना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चोर है, ठीक है, पुलिस को देख करके जैसे चोरी करने गया और पुलिस को देख करके घबरा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए उसका होश जो है उड़ गया, ठीक है, मतलब अधिक घबरा जाना, ठीक है। यहाँ पे अब अंधे की लकड़ी होना, तो अंधे की लकड़ी होना मतलब कि एकमात्र सहारा, जैसे कि मान लीजिए कोई बूढ़ा मतलब बाप है, ठीक है, यहाँ पे उसके मतलब कि उसका जो बेटा होता है उसके लिए क्या होता है, अंधे की लकड़ी होता है, मतलब उसके लिए वो सहारा होता है, ठीक है। बस यहीं पे एकमात्र सहारा, ओके। देखिए अब यहाँ पे आम के आम गुठलियों का दाम, मतलब कि आम तो है ही, उसके गुठलियों का भी दाम है, मतलब कि यहाँ पे दोहरा लाभ होना, मतलब कि हमें उसका मतलब कि जैसे कि मान लीजिए हमने किसी भी चीज़ को यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हमारा पुराना ईंट है, ठीक है, हमने उसको बेच करके और उसके स्थान पे मैंने उसको कुछ पैसे हमको मिल गए और हमने एक नया को घर को बना लिया, तो मतलब कि हमारे जो ईंटें हैं वो भी बिक गए और हमने घर भी बनवा लिया। तो यहाँ से हमारा आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको आप अपने मन से बना सकते हैं, इसमें कोई भी मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे दाल में काला होना, तो दाल में काला होना का मतलब क्या है, किसी बात का पर संदेह करना, जैसे कि मान लीजिए कोई मतलब कि आपके घर पे नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि मोहन के घर सोहन कभी नहीं जाता था लेकिन आज वह जो कि उसके घर पहुँच गया, इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है, ठीक है। आप ऐसे इसको लिख देंगे, आपको इसमें नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बस वाक्य प्रयोग आपको करना होता है। तो उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पे तथेति, तथेति का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसको संधि विच्छेद, तो यहाँ पे
पे तथाधन इति, ठीक है, क्या हो जाएगा तथाधन इति, यहाँ पे तथाधन इति। ओके, उसके बाद से देखिए मध्यवरी क्या हो जाएगा हमारा मध्यवरी का संधि विच्छेद, तो यहाँ पे तो यहाँ पे मधुधन अरि, ठीक है, यहाँ पे आरी दिया है, यहाँ पे आरी वाला नहीं आपको करना है, ये अरि वाला करना है, ठीक है, अरि हो जाएगा। उसके बाद से देखिए ये ऐसे ही आपको पूछेगा, बहुत ही आसान आसान पूछेगा, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना कि बहुत खतरनाक आएगा, ऐसा आपको कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान आपका पेपर आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हरिश्चेते, तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हरिश्चेते का क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा हरिधन सेते, ठीक है, यहाँ पे हरिधन सेते। अगर यहाँ पे हमारे जो बीच वाला स है ना, ये आधा स और इसको हटा देंगे ना, तो यहाँ पे हमारा ये वाला हो जाएगा, ये हरिश धन सेते, ठीक है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा दिया है बीच में, इसलिए हमारा ये वाला होगा, ठीक है। तो देखिए गला है हमारा यहाँ पे ख में दिए गए विभक्ति और वचन आपको इसमें बताना है, तो देखिए इसको, तो राजा नाम का जो कि विभक्ति और वचन बनाना है, तो यहाँ पे राजा नाम का विभक्ति और वचन आपको कौन सा जाएगा बताइए। तो इसमें हमारा विभक्ति कौन सा, तो देखिए राजा नाम है, मतलब राजा का हमारा रूप है, ठीक है। तो देखिए हमारा हो जाएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन, ठीक है, ये हमारा राजा नाम क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन। ओके, उसके बाद से देखिए ये हमारा सही है। उसके बाद से देखिए उसका हमारा है सरित्सु, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा विभक्ति और वचन, तो ये हमारा जो सरित्सु है हमारा सरिता का जो कि रूप है, तो सरिता इसमें हमारा कौन सा है, तो देखिए हमारा सप्तमी विभक्ति बहुवचन जो होता है सरित्सु होता है, ये हमारा जो कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ओके, उसके बाद से देखिए ये आपको ऐसे ही बहुत ही आसान पूछेगा। आप देखिए सरिता का राजा का आपको पढ़ लेते हैं, तो मतलब देखिए राजा बालक ये सब एक ही तरह से होता है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फल का हो गया, ठीक है, एकदम मतलब एक ही जैसे सारे के सारे रूप होते हैं। आप बस एक पढ़ लेंगे तो आप उसी हिसाब से राजा का भी बना सकते हैं, फल का भी बना सकते हैं, बालक का भी बना सकते हैं, ठीक है, सबका बना सकते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए अपना यहाँ पे शब्द युग में आपको बताना है इसमें, तो देखिए शब्द युग में हमारा अंश और अंश, अंश का मतलब क्या होता है, इस वाले अंश का मतलब होता है यहाँ पे कंधा, ठीक है, इसका अंश का मतलब क्या होता है कंधा, और इसका अंश मतलब क्या होता है भाग, मतलब कि हिस्सा, ठीक है, कोई भी चीज़ का हिस्सा। ओके, तो ये हमारा सही होगा। उसके बाद से देखिए उसके बाद से हमारा अगला है वात और बात। यहाँ पे देखिए बात मतलब क्या होता है बातें करना, या फिर वात मतलब होता है हवा, ठीक है, तो बात मतलब बात करना, और यहाँ पे हवा, ठीक है। देखिए उसके बाद से यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक का आपको दो अर्थ लिखना है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जैसे पतंग हुआ, तो पतंग, तो देखिए पतंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि पक्षी हो गया, पतंग मतलब एक होता है हमारा सूर्य, ठीक है, तो हमारा सूर्य हो गया, एक हमारा पतंग मतलब कि पक्षी हो जाएगा, ठीक है। तो पतंग का मतलब हो जाएगा एक हमारा पक्षी हो जाएगा और एक हमारा सूर्य हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपका जो कि दो शब्द आपको लिखना है, तो आपका दो शब्द यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद से देखिए यहाँ पे नाग है, तो नाग का मतलब क्या होता है, एक हमारा सर्प हो जाएगा, मतलब नाग वाला सर्प, ठीक है, और एक हमारा हो जाएगा हाथी, ठीक है, एक हो जाता है हाथी। और यहाँ पे वर है, वर मतलब क्या होता है दूल्हा, ठीक है, आप दूल्हा ही समझेंगे ना, मतलब वर मतलब वही होता है दूल्हा, और यहाँ पे मतलब जो पसंद किया हो। और यहाँ पे एक हो जाएगा हमारे यहाँ पे वर मतलब क्या होता है कि जो देवताओं द्वारा हमें मिलता है वर, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, दो आपको केवल इसको अर्थ लिखना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे एक शब्द आपको लिखना है, इसमें बताइए, तो जिसका कोई शत्रुघ्न पैदा हुआ तो वो अजातशत्रु हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे जो बहुत कुछ जानता हो, तो बहुत कुछ जानता है भाई, सर्वज्ञ मतलब सभी चीज़ों को जानना है, सर्वज्ञ बहुत चीज़ों को जानना है, मतलब सर्वज्ञानी है, ठीक है। देखिए तो हमारे ये वाला सही हो जाएगा, आप यहाँ पे लगाते चलेगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे दो वाक्यों में से किसी एक को आपको शुद्ध करना है, तो देखिए ये आपको बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं भोजन कर लिया हूँ, तो देखिए अब भाई एकदम आपको सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये गलत है। मैं भोजन कर लिया हूँ, तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने भोजन कर लिया है। ओके, यहाँ पे क्या मेरा तौलिया सूख गया है, यहाँ पे इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या मेरा तौलिया सूखा है, ठीक है, ऐसे आप कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं कलम के साथ लिखता हूँ, तो भाई कलम के साथ थोड़े कोई लिखता है, यहाँ पे मैं कलम से लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखिए मेरा बड़ा भाई आ रहा है, तो अब देखिए मेरा बड़ा भाई आ रहा है भाई, तो यहाँ पे अब देखिए इसमें कुछ आप आदर सम्मान नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे आप आदर सम्मान दे दीजिए। यहाँ पे मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे आप कर दीजिए, यहाँ पे आपका सही हो जाए, ठीक है। तो देखिए बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, यहाँ पे रौद्र रस भयानक रस, इसमें आप कोई भी अगर लिख दीजिएगा, ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ओके, तो संदेह अलंकार रूपक अलंकार, तो देखिए इन सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, आपको आसानी से जो क्लियर हो जाएगा ये संदेह और रूपक, ठीक है। तो रूपक में क्या होता है, उपमेय को उपमान की तरह दिखाया जाता है, ठीक है, और दोनों में भेद हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे चौपाई छंद और यहाँ पे कुंडलिया, मतलब देखिए दोनों में से आपको ये करना है, आपको यहाँ पे फाइनल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर सब, ठीक है, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, बस आप वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे दैनिक पत्र, यहाँ पे संपादन के लिए मतलब कि यहाँ पे जो कि फैली संक्रामक बीमारी के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस पर लिख दीजिएगा, ये मैंने आपको जो पत्र बताया है कौन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको मैंने आपको बता दिया, 2 आपको मैंने पत्र बताया है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उसको देख लीजिएगा पत्र को, और कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बताया है। ओके, अब देखिए लास्ट जो हमारे यहाँ पे जो कि 729
मतलब कि 9 नंबर का पूछेगा। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण पे अगर पढ़ लेते हो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। तो बस आपको यहाँ पे पर्यावरण पे आपको एक पढ़ लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण पे, तो आपका यहाँ पे जो कि इसमें 7 नंबर और प्लस 2 नंबर ये आपको काम हो जाएगा। मतलब 2 नंबर आपको किस पे मिल रहा है, ये प्रस्तावना पे मिलेगा, ठीक है। प्रस्तावना अगर आप लिखते हैं तो इसको 2 नंबर आपको मिलता है। और यहाँ पे जो कि 7 नंबर आपको उसका विषय मतलब क्षेत्र लिखते हैं, मतलब विषय विस्तार, और यहाँ पे जो लास्ट में आप उपसंहार लिखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया कैसे आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, सारी चीज़ों को, कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है, कैसे आपको ये निबंध लिखना है, कैसे पत्र लिखना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा एक बार, आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो देखिए ये आपको बस इतना ही काम करना है। देखिए इसमें दो दो पूछेगा, पर्यावरण संरक्षण जो है यहाँ पे पूछेगा। देखिए पर्यावरण संरक्षण देखिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आतंकवाद की समस्या बस 2 अगर आप पढ़ लेते हैं पर्यावरण पे और आतंकवाद पे, आपका यहाँ पे इसमें जो कि फाइनल हो जाएगा यहाँ पे 9 नंबर, ठीक है। आपको इसमें कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। आप 9 नंबर आसानी से ले लेंगे। ओके, तो आपको बस यहाँ पे जितनी भी चीज़ें देखिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पढ़ लीजिएगा। 2022 का पेपर आपको यहाँ पे पूरा पूरा जो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और इसी से बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो बस ये जितनी चीज़ें हैं आप बस इसको पढ़ लीजिएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में जो है वहाँ पे जो कि 95% प्लस मार्क आप इसमें जो कि हिंदी में आप ला सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है और कुछ भी पढ़ना नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें इजीली क्लियर हो गएंगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करने हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन बेल होगा ना उसको और भी जो प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे आपके लिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे ना तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।